प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट, देखिए सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए वाला है क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए लेखा शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए और यहाँ पर कोविड-19 के कारण 30% जो कम पाठ्यक्रम अनुसार था, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर है आप लोग का। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का, और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का यहाँ पर आप लोग के साथ डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और जितने भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है सब एक से बढ़कर एक हैं, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ये प्रश्न है वो आने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये आएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा लाभान्वित करेंगे। तो वीडियो को खुद भी लाभ उठाइए वीडियो का, और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर मोडेशंस। यहाँ पर इंटरमीडिएट लेखा शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? देखिए क्लबों द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो देखिए इन सभी के द्वारा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आय व्यय खाता होता है वो सभी के द्वारा बनाया जाता है, यानी क्लबों के द्वारा भी बनाया जाता है, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा भी बनाया जाता है, धर्मार्थ संस्थाओं के द्वारा भी बनाया जाता है। साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। साझेदारों में लाभ हानि का जो बंटवारा होता है वो कैसे होता है? पूंजी के अनुपात में बराबर, ये सभी साझेदारी संलेख के अनुसार। देखिए यहाँ पर जब होता है साझेदारों में अगर लाभ हानि का बंटवारा देखा जाए किया जाना चाहिए, तो वो मुख्य रूप से होता है, देखिए साझेदारी संलेख के अनुसार होता है। क्या होता है? साझेदारी संलेख के अनुसार होता है। वजह क्या है इसके पीछे कि देखिए पहले ही वो ये लेखनी लिखित हो जाता है कि भैया देखिए इसी बेस पर क्या होगा, ये लेन देन दिया जाएगा या किया जाएगा या फिर लिया दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले से ही लिखित होता है कि इस प्रमाण पर बात होगा, ऐसे काम होगा, तो उसी बेस पर काम किया जाता है। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अगर देखा जाए तो परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को डेबिट किया जाएगा। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को डेबिट किया जाएगा। तीसरा प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों का, विकल्प क्या है? देखिए लाभ व हानि समायोजन खाते में, परिसंपत्ति खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ख जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, परिसंपत्ति खाते में। क्या हो जाएगा? परिसंपत्ति खाते में जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में श्रृंखला में आगे हम लोग, और देखते हैं यहाँ पर अब चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है। एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। एक कंपनी के अंशधारी होते हैं। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो कौन होते हैं? तो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, या फिर कंपनी के ग्राहक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर अंशधारी के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए कंपनी के जो स्वामी होते हैं उन्हें ही मुख्य रूप से कंपनी के अंशधारी के रूप में याद किया जाता है। तो चौथे का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या है। पूर्वाधिकार अंश हो सकते हैं। पूर्वाधिकार अंश हो सकते हैं। संचयी, असंचयी, शोध्य, ये सभी। तो पांचवा जो होगा डिस्टेंस, तो विकल्प नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। ये सभी पूर्वाधिकार जो अंश हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? ये सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में छठवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? ख्याति, मशीनरी, स्टॉक, भूमि व भवन। ठीक है, तो छठवां प्रश्न है ये आप लोग का, और छठवें का जो प्रश्न होगा राइट आंसर ग करेक्ट हो जाएगा, स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक जो होता है वो गैर चालू संपत्ति की श्रेणी में उसे नहीं रखते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना इनकी बनी हुई है। चालू संपत्तियों में शामिल नहीं होता है। तो चालू संपत्तियों में क्या शामिल नहीं होता है? ख्याति होता है, कि अयाचित लाभांश होता है, बैंक अधिविकर्ष होता है, या फिर लेनदार होता है। देखिए चालू संपत्तियों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ख्याति को शामिल नहीं किया जाता है। तो सातवें का विकल्प नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में आगे, और देखते हैं आठवें प्रश्न को। देखिए आठवां हम लोग का प्रश्न क्या है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है संचालकों के द्वारा, अवेक्षकों के द्वारा, अवेक्षकों के लिए, अंशधारकों के लिए, प्रबंध के लिए। तो देखिए दोस्तों आठवां जो प्रश्न दिया गया है आप लोगों का, तो ये राइट आंसर जो होगा
अंशधारकों के लिए, देखिए क्या हो जाएगा, अंशधारकों के लिए ये करेक्ट हो जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है किसके लिए, अंशधारकों के लिए ये किया जाता है। तो ये 8वां प्रश्न भी जो है आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ 9वें प्रश्न को देखते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है ना, आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि विवरण से, अतिरिक्त सूचनाओं से, इन सभी से। तो देखिए इन सभी से जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है वो आर्थिक चिट्ठा से भी होता है, लाभ हानि विवरण से भी होता है, अतिरिक्त सूचनाओं से भी होता है। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋण पत्रों को निर्गमन है, ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है, तो ऋण पत्रों का निर्गमन जो होता है, देखिए विकल्प जो दिया गया है, प्रचालन क्रियाकलाप, निवेश क्रियाकलाप, वित्तीय क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस जो वित्तीय क्रियाकलाप है वो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों का निर्गमन जो होता है, निर्गमन होता है वो वित्तीय क्रियाकलाप होता है। तो 10वें का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो ये 10 हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट की तरफ, और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है उन पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन डिस्टेंस आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताते चलें कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोग के लिए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने। देखिए आप लाइक भले भी मत कीजिए, देखिए लाइक क्या होता है, लाइक से बस ये होता है कि उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा जो कंटेंट है वो मेरे डियर स्टूडेंट को पसंद आ रहा है। उसके अलावा मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग के लिए नियमित तौर पर बनाता रहूंगा कंटेंट, ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। और लेकिन शेयर जरूर किया करिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो होता है वो शेयरिंग होता है। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ से जो है वो लेखा शास्त्र का फिर देखिए सेकेंड स्टेप है यहाँ पर। और यदि आप थोड़ा सा थक हो गए हैं तो वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, आनंद ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए डिस्टेंस आप लोग घूम फिर लिए होंगे, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दूसरे भाग को। इसका मतलब कि लेखा शास्त्र का कक्षा 12 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था जिसमें कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया, जिसमें अब 11वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या है डिस्टेंस, आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता जो होता है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का खाता होता है, आय व्यय खाता जो होता है वो मुख्य रूप से कैसा खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, वास्तविक खाता होता है, नाम मात्र का खाता होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पहले का ग ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नाम मात्र का खाता होता है, क्या होता है, नाम मात्र का ये खाता होता है, ठीक है। तो आय व्यय खाता जो होता है वो नाम मात्र का खाता होता है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो साझेदारों के चालू खाते उसी दशा में खोले जाते हैं जबकि उनकी पूंजी क्या होती है, स्थिर हो, परिवर्तनशील हो, ये सभी हो, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साझेदारों के चालू खाते उसी दशा में खोले जाते हैं जबकि उनकी पूंजी क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है, तब उसी परिस्थिति में खोला जाता है। तीसरा देखिए क्या, फर्म के लिए, या 13वां प्रश्न एक तरीके से कहा जाएगा ये, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या होता है। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज जो होता है वो क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है, आय कहलाता है, हानि कहलाता है, या फिर लाभ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग कहेंगे आय। ये फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज जो होता है उसे हम लोग आय की श्रेणी में रखते हैं। तो तीसरे का ख ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, अ ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। अ ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। द जो है वो नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, ठीक है। तो क्या स्थिति देखने को मिलेगा, यानी अ ब और स जो है एक फर्म के ऑलरेडी साझेदार हैं और द नाम का जो नया साझेदार है वो भी उसमें एंट्री मार लेता है यानी प्रवेश करता है। तो क्या चीजें देखने को मिलेगी, पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो होगा, पुरानी जो साझेदारी होगी वो पुनर्गठित होगी, फिर से क्या होगा, पुनर्गठन होगा उसका, ठीक है ना। तो पुरानी साझेदारी जो होगी वो पुनर्गठित होगी, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथे का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, फर्म के फर्म के नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर पुराने साझेदार में बांटी जाती है। फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर पुराने साझेदार में बांटी जाती है। क्या बांटा जाता है,
लाभ विभाजन के पुराने अनुपात में, लाभ विभाजन के नए अनुपात में, पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए हिस्सों के अनुपात में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम जो होता है नगद लाने पर जो होता है पुराने साझेदारों में बांटी जाती है, वो मुख्य रूप से पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए हिस्सों के अनुपात में, ये पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए हिस्सों के अनुपात में मुख्य रूप से इसे लिया जाता है या बांटा जाता है। ठीक है, छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अंशों का हरण किया जा सकता है, अंशों का हरण किया जा सकता है याचना राशि न चुकाने पर, साधारण सभा में भाग न लेने पर, दोषी पाए जाने पर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंशों का हरण किया जाता है उसी केस में जब याचना राशि न चुकाने पर, यानी जो याचना राशि नहीं चुकाया जाता है तब क्या किया जाता है, अंशों का हरण किया जा सकता है। ठीक है, सातवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 17वें प्रश्न की ओर। एक कंपनी कितने प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है, यानी एक कंपनी जो है वो कितने प्रकार के अंशों का निर्गमन करती है या कर सकती है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या आपका 7वां हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए वो दो, यानी दो भागों में, मतलब हरण कर सकती है कितने भागों में, दो, तो आपका राइट हो जाएगा। 8वां क्या है, वर्ष के मध्य में, वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ष के मध्य में, वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये 8वां प्रश्न है आप लोग का। अयाचित लाभांश, अंतिम लाभांश, अंतरिम लाभांश, पूर्वाधिकार लाभांश। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर अंतरिम लाभांश इसे कहते हैं। तो 8वें का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंतरिम लाभांश की श्रेणी में रखते हैं। वित्तीय विश्लेषण, देखिए 9वां प्रश्न क्या है, वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन हैं क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाप के आधार पर बनाया जाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाप के आधार पर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 10वें का क होगा AS3, AS3 के आधार पर क्या किया जाता है, इसे बनाने का प्रावधान किया गया है। तो डिस्टेंस ये रहा लेखा शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुविकल्पी के थे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।